थाईलैंड की राजनीति में फिर से आप कह सकते हैं एक बड़ी हलचल हुई है। हाँ बिल्कुल। 1 जुलाई 2025 को वहां के संवैधानिक न्यायालय ने प्रधानमंत्री पेतोंगगल्टान शिनावात्रा को निलंबित कर दिया। जी। तो आज हमारे पास जो भी लेख और रिपोर्ट्स हैं उनके जरिए हम इसी उथल-पुथल को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, मतलब इसके पीछे क्या है, संदर्भ क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये एक लीक हुई फोन कॉल का मामला है? हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। बात है 15 जून 2025 की। प्रधानमंत्री पेतोंगटान और कंबोडियाई सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन के बीच एक फोन पर बातचीत हुई। अच्छा। और उस बातचीत का एक हिस्सा लीक हो गया। किस बारे में थी ये बातचीत? ये सीमा पर जो तनाव चल रहा था उसे कम करने को लेकर थी। खासकर 28 मई को एक घटना हुई थी प्रे विहार मंदिर इलाके के पास। हाँ, मैंने पढ़ा था। एक झड़प हुई थी जी, जिसमें कंबोडियाई सैनिक की मौत हो गई थी। तो माहौल वैसे ही तनावपूर्ण था। तो उस कॉल में ऐसा क्या कह दिया पेतोंगटान ने जिससे इतना बड़ा मुद्दा बन गया? देखिए, कॉल में पेतोंगटार ने हुन सेन से कहा कि वो एक थाई रीजनल आर्मी कमांडर हैं, उनकी आलोचना पर ज्यादा ध्यान न दें। यहां तक कि उस कमांडर को उन्होंने विरोधी जैसा कुछ कहा। ओहो। अब इसे कई लोगों ने ऐसे देखा कि ये थाई संप्रभुता को कमजोर करना है और एक विदेशी नेता के सामने अपने ही सैन्य अधिकारी को नीचा दिखाना। हाँ। बिल्कुल। और राष्ट्रीय हितों से समझौता करने जैसा माना गया इसे। इसी बात से देश में काफी गुस्सा फैला। लेकिन जहां तक मुझे याद है ये कंबोडिया के साथ सीमा विवाद तो काफी पुराना है। कोई नई बात तो नहीं है ये। सही कहा आपने, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, मतलब 1907 तक जाती हैं, जब फ्रांस ने कुछ नक्शे बनाए थे। अच्छा। और ये प्रेम विहार मंदिर वाला जो इलाका है वो तो हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे कंबोडिया को दे दिया था। तो हाल में जो ये झड़पें हुई और फिर समुद्र में ऊर्जा संसाधनों की खोज का भी एक एंगल है, इन सब ने थाईलैंड में राष्ट्रवादी भावनाओं को और भड़का दिया है। तो पेतोंगटान की सफाई क्या थी इस पर? उन्होंने बाद में कहा कि उनका इरादा तो सिर्फ तनाव कम करना था, अपने सैनिकों की जान बचाना था और देश की संप्रभुता की रक्षा करना था। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। हाँ, लगता तो यही है, क्योंकि बात फिर अदालत तक पहुंच गई। तो अदालत ने क्या किया? क्या भूमिका रही कोर्ट की? हुआ ये कि 1 जुलाई को करीब 36 सीनेटरों ने एक याचिका दायर कर दी। किस आधार पर? उनका आरोप था कि पेतोंगटान ने बेईमानी की है और नैतिक मानकों का उल्लंघन किया है उस फोन कॉल के संदर्भ में। और कोर्ट ने मान लिया? संवैधानिक न्यायालय ने याचिका स्वीकार की और 7-2 के वोट से, मतलब बहुमत से, पेतोंगटान को तुरंत प्रधानमंत्री पद से सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। तुरंत? हाँ, तुरंत। और उन्हें अपना जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। ये तो काफी तेजी से हुआ। क्या थाई राजनीति में ऐसा पहले भी हुआ है? मतलब अदालतों का इस तरह दखल देना? हाँ, ये अब एक तरह का पैटर्न सा बन गया है, जैसा कई विश्लेषक कहते हैं। 2006 के बाद से अगर देखें तो संवैधानिक न्यायालय ने करीब 34 राजनीतिक दलों को भंग किया है। 34? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, और इसमें वो पार्टी भी शामिल है, मूव फॉरवर्ड पार्टी, जिसने 2023 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं। अच्छा। हाँ। और शिनावात्रा परिवार के लिए तो ये कोई नई बात नहीं है। पेतुंगटान के पिता थाकसिन शिनावात्रा, उन्हें 2006 में तख्ता पलट में हटाया गया था। बिल्कुल। और उनकी बुआ यिंगलक शिनावात्रा, उन्हें 2014 में कोर्ट ने ही पद से हटाया था। हाँ। उबोन रचाथानी विश्वविद्यालय के एक लेक्चरर हैं टिटिपोल फकदिवानिच। उनका एक कोट मैंने पढ़ा था। वो कह रहे थे कि ये थाई राजनीति का एक पैटर्न बन गया है, ये असली राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। सही कह रहे हैं वो। ये एक तरह का न्यायिक हस्तक्षेप है जो बार बार दिखता है। तो इस निलंबन का सीधा राजनीतिक असर क्या हुआ? सरकार पर क्या फर्क पड़ा? असर तो फौरन देखने को मिला। जो मुख्य गठबंधन सहयोगी पार्टी थी, भूमजय थाई पार्टी, हाँ। उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया, ये कहते हुए कि पेतोंगगाट ने राष्ट्रीय संप्रभुता को कमजोर किया है। तो मतलब सरकार का बहुमत कम हो गया? हाँ, काफी कम हो गया। इससे राजनीतिक अस्थिरता एकदम से बढ़ गई। सड़कों पर लोग उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगे, इस्तीफे की मांग उठने लगी। और सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा रही होगी। जाहिर है, सोशल मीडिया पर तो ये छाया ही रहा और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे काफी कवर किया। तो अब सरकार कौन चला रहा है? अगला कदम क्या है? देखिए, निलंबन के बाद जो उप प्रधानमंत्री हैं सूर्या जुंगरुंग रुवेंकिट, उनके कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद है। लेकिन अभी पक्का नहीं है। नहीं, अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो एक अनिश्चितता का माहौल तो है ही। हाँ।
और जैसा कि थॉमसाइड विश्वविद्यालय के पुराविच वतनसुख का मानना है, और कई लोग ये मानते हैं कि जब तक थाईलैंड में असली लोकतांत्रिक सुधार नहीं होते, मतलब जो गैर निर्वाचित संस्थाएं हैं जैसे सेना है, न्यायपालिका है, उनकी शक्तियों को जब तक सीमित नहीं किया जाता, तब तक ये अस्थिरता बनी रहेगी। हाँ, तब तक राजनीतिक अस्थिरता का ये जो चक्र है ये शायद चलता ही रहेगा। तो मतलब ये मामला सिर्फ एक प्रधानमंत्री के निलंबन का नहीं है, इसके पीछे कहानी और भी गहरी है। बिल्कुल, आप सही समझ रही हैं। यही इस घटना का असली निचोड़ है। ये थाईलैंड में दशकों से चला आ रहा है गहरा सत्ता संघर्ष है, उसे दिखाता है। किनके बीच है ये संघर्ष? एक तरफ तो शिनावात्रा परिवार के नेतृत्व वाला, आप कह सकते हैं लोक लुभावन राजनीतिक खेमा है, जो चुनावों में काफी लोकप्रिय रहा है, ग्रामीण इलाकों में खासकर। और दूसरी तरफ है वहां का रूढ़िवादी प्रतिष्ठान। इसमें सेना है, राजशाही के समर्थक गुट हैं, पुरानी नौकरशाही है। ये दोनों खेमे थाईलैंड को किस दिशा में ले जाना है, इस पर हमेशा से टकराते रहे हैं। और इसमें ये कंबोडिया वाला सीमा विवाद कैसे फिट होता है? वो इस पूरी जटिल तस्वीर में एक और परत, एक और लेयर जोड़ देता है। थाईलैंड चाहता है कि ये मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत से हल हो। और कंबोडिया से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, वहां ले जाना चाहता है। तो ये पूरी स्थिति थाईलैंड के जो लोकतांत्रिक संस्थान हैं, उनकी नाजुक हालत को दिखाती है। हाँ, उनकी नाजुकता और जो गहरा राजनीतिक ध्रुवीकरण है देश में, उसके बीच स्थिरता बनाए रखने की चुनौती कितनी बड़ी है, ये सब उजागर होता है इससे। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा का निलंबन ऊपरी तौर पर लगता है कि एक लीक हुई फोन कॉल और सीमा विवाद का नतीजा है। हाँ, वो तात्कालिक कारण है। लेकिन असल में ये थाई राजनीति के जो पुराने पैटर्न्स हैं, जिसमें न्यायिक हस्तक्षेप शामिल है और दशकों पुराना सत्ता संघर्ष है, ये उस बड़ी कहानी का हिस्सा है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए ये भी है कि ये जो बार बार निलंबन हो रहे हैं, न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है, इसका ये चक्र थाईलैंड में लोकतंत्र और राजनीतिक स्थिरता के भविष्य के लिए क्या संकेत देता है? खासकर तब जब चुनी हुई सरकारों और जो स्थापित संस्थागत शक्तियां हैं, उनके बीच ये ऐतिहासिक तनाव लगातार बना हुआ है। जी, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गौर करने की जरूरत है।